इस वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 चार्जेस के बारे में है, चैप्टर 2 पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब जो चीज़ रेस्ट पर हो, इलेक्ट्रो मतलब हम चार्ज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है वो आती है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम अराइजिंग ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है और इसकी SI यूनिट कूलम C होती है। Q इज़ इक्वल टू IT, इसका फॉर्मूला होता है, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। I इज़ इक्वल टू Q बाई T, करंट इज़ इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये इससे ये आ गया Q इज़ इक्वल टू IT। अब हम इसकी अगर डायमेंशंस की बात करें तो I करंट की डायमेंशन A एम्पियर होती है और टाइम की डायमेंशन T होती है, तो चार्ज की डायमेंशन AT होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब देखो, अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो क्या होगा? वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के सामने रख दें तो भी वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लाइक चार्जेस हैं, वो सिमिलर चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के सामने रख दें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, बिकॉज वो अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्जेस आर कंजर्वेटिव इज नेचर। इसका मतलब चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी ये जो है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक एटम ये है, एक एटम ये है। इस एटम में 15 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने क्या करा, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेसिकली। इसका ये मतलब है कि इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहा, जो भी है बस ये सिस्टम है। हमने इससे इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर +3 चार्ज आ जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर -3 चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा। +3 -3 मतलब 0। +3 -3 का मतलब होता है 0, मतलब जितना चार्ज गेन हुआ उतना ही चार्ज लूज हो गया। तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ना ही सिस्टम में आया, ना ही कुछ एक्स्ट्रा चार्ज गया, मतलब ये कंजर्व रहा चार्ज, कांस्टेंट रहा चार्ज। अगला जो आता है वो आता है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब जो टोटल चार्ज होता है वो सारे चार्जेस का सम होता है। और कौन सा सम होता है? एल्जेब्रिक सम। 2 तरीके के सम होते हैं, एक सम होता है एल्जेब्रिक सम जिसमें हम साइन लेके ऐड करते हैं, दूसरा होता है वेक्टर सम जिसमें अलग ही कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, इसमें 4 चार्जेस हैं, +3 +2 -4 -1। तो टोटल चार्ज कितना होगा? 3 + 2, ये -4 है तो माइनस साइन के साथ, और ये -1 है माइनस, ये 0 हो गया। 5 - 5 0, तो इसका टोटल चार्ज 0 हो गया। अगला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये केमिस्ट्री में 11th में भी पढ़ा था। वो कहता है चार्ज या एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस फ्लो नहीं करता, वो पैकेट्स जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं उनमें फ्लो करता है, ठीक है। चार्ज इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और कैसे फ्लो करता है? ये रहा, चार्ज इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल से मतलब है कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
बट 1/2 नहीं हो सकती, 1/5 नहीं हो सकती, डेसिमल फ्रैक्शन इन सब में नहीं हो सकती, वो ऐसे होल नंबर की फॉर्म में ही होगी, ये मतलब है। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एनी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये मतलब है इसका। इसके बाद आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो। अब फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है? दो बॉडीज़ में जब हम रिलेटिव मोशन करते हैं, यानी कि दो बॉडीज़ हमने उन्हें दिया, हम उन्हें साथ रब करने लगे, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और वो फ्रिक्शन एनर्जी प्रोवाइड करेगा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इससे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दिस इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है। इसका मतलब हमने दोनों बॉडीज़ को टच करा है, इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस थी। अब हम नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसके लिए ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि इस प्रोसेस में होता क्या है। हम एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है, हम एक स्फीयर लेते हैं। ये जो स्फीयर है हमारा, ये न्यूट्रल है फ़िलहाल, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, और हम इसे रखते हैं एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर। इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि बाई चांस अगर इसमें कोई चार्ज आता है, हम इसे चार्ज करना चाहते हैं, तो अगर हम कंडक्टिंग स्टैंड ले लेते तो वो कंडक्टर होता, कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है, तो स्फीयर से चार्ज कंडक्टर में फ्लो करता, कंडक्टर में फ्लो करके ग्राउंड में फ्लो कर जाता, तो चार्ज खत्म हो जाता है स्फीयर से, इसलिए हमने इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है। अब हम इसके पास इससे टच करे बिना एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, पॉजिटिवली भी ला सकते हैं बट यहाँ पे हमने नेगेटिवली ले, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल है बट इसमें चार्ज तो है ना, दोनों का अमाउंट इक्वल है बस, तो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके पॉजिटिव चार्ज क्लोजर एंड पर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज फर्दर एंड पर चला जाएगा, ये होगा। इसके बाद हमने क्या करा, हमने इस पेयर से एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दी टू द ग्राउंड। जब हमने वायर कनेक्ट करी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सीधा फ्लो करने लगेंगे ग्राउंड में। इस प्रोसेस को हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग भी कहते हैं। एंड ये मेटालिक अप्लाइंसेस में होती है, जिससे एक्सेस चार्ज अगर आए तो वो आपका फ्लो कर जाए ग्राउंड में और आपके अप्लाइंस को कुछ भी हार्म ना हो। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये सारा चार्ज फ्लो कर गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक है, अब हमने रॉड हटा दी। जब तक रॉड थी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टेड था, अब रॉड हट गई तो ये पूरे में स्कैटर हो जाएगा और हमारी रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। पर ये जो होता है ये टेम्परेरी होता है, इट इज़ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। और इसमें होता क्या है, ऑपोजिट चार्ज क्लोजर एंड पे आ जाता है, सिमिलर चार्ज फर्दर एंड पे चला जाता है। नेगेटिवली चार्ज थी तो ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्लोजर एंड पे आ गया स्फीयर के, और नेगेटिव चार्ज फर्दर एंड पर चला गया। इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज बॉडी, जो हमने रॉड ली थी, एंड इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हमने टच नहीं करा, हम बस उसे पास लेकर आए। अब इसके अपार्ट एक नोट आता है कि हम कहते हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बट वो कर सकते हैं, और उसके लिए कंडीशन क्या है, मान लो मेरे पास एक चार्ज है +3 और दूसरा चार्ज है +90। ये चार्ज इस चार्ज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो अगर चार्ज दूसरे चार्ज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वो इसे अट्रैक्ट कर सकता है, बट मैग्नीट्यूड में बहुत फ़र्क होना चाहिए वरना वो रिपेल ही करेंगे। अब ये जो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। हम इसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्यों नहीं लेते, क्यों इग्नोर करते हैं? सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू एनी होता है। E तो हमने देख लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। 10⁻⁻19 मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटा है, और n बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, मतलब बहुत बड़े लेवल की बात करें, तो E की वैल्यू तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगी। तो हम क्या मानते हैं कि इसमें चार्ज डिसकंटिन्यूस ना होकर कंटिन्यूस है, और इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सो चार्ज इज ह्यूज एज कम्पेयर टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, सो वी इग्नोर इट एंड वी अज्यूम दैट द फ्लो ऑफ चार्ज टू बी कॉन्टिन्यूस।
इसके बाद आता है फ्लो ऑफ चार्ज होगा कब तक। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होता है। मान लो ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है। इन दोनों को हम कांटेक्ट में ले आए। कांटेक्ट में लाए मतलब चार्ज फ्लो होगा। अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो बड़े से छोटे में चार्ज होगा, तो इससे चार्ज इसमें फ़्लो होगा। और कब तक फ़्लो होगा? जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। अगर इसमें 3 है चार्ज और इसमें 1 है चार्ज, इसमें 3 है और इसमें 1 है चार्ज, तो जब तक इन दोनों में इक्वल नहीं होगा तब तक फ़्लो होगा। इक्वल चार्ज हम कैसे निकालेंगे? इनका मीन कर लो, 3 + 1/2 2। जब तक यहाँ पे फ़्लो करके इसमें और इसमें 2 नहीं हो जाएगा चार्ज, तब तक फ़्लो करेगा। ये वैल्यू हम इनका मीन निकाल लेते हैं। अब क्वांटाइजेशन पर क्वेश्चन आता है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हम कैसे निकालेंगे? इसने हमें चार्ज दे दिया है 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम। हमको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, और चार्ज तभी वैलिड है अगर वो क्वांटाइजेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो Q = any हमने ले लिया, E है हमारे पास, Q है हमारे पास। अगर हमारे पास एक इंटीग्रल वैल्यू आ गई इसका मतलब डन। अगर नहीं आई तो वो वैलिड नहीं है। तो हमने n निकाला Q/E करके, कैलकुलेशन करी, ये कैंसिल हो गए और ये डेसिमल हट के 8/16 1/2 होता है। तो n की वैल्यू 1/2 आ गई। और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रल नहीं है। 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती तो चल जाता। अगर ये हमसे पूछता कि मान लो 3.2 है, अगर ये हमें देता कि इसने हमको दे दिया थ्रू 3.2 × 10⁻⁻19, क्या ये वैलिड है? तो हम n करते Q/E 3.2 × 10⁻⁻19, ये E है, अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाता, ये आ जाता और n की वैल्यू 2 आ जाती। इसका मतलब ये चार्ज वैलिड है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कूलम्स लॉ और उससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।